हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी। मैं हूं वैभव सिंह और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेरिडिटी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट Pisum sativum for his experiment. Year of experiment of Mendel was 1856 to 1863. मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइजम सेटाइवम होता है। इसका जो ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट था वो था 1856 टू 1863। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। व्हाई मेंडल selected garden pea plant for his experiment. Garden pea plant is bisexual. Therefore, both self-pollination and cross-pollination can be performed गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट करने का पहला रीजन यही था कि इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के कारण से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही सकता है, इसके अलावा आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा इसका रीजन था इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है। अपने मैच्योरिटी को ये एक सिंगल सीजन में, सिंगल ग्रोइंग सीजन में अटेन कर लेता है। It has short life span, that is, it attains its maturity in single growing season. नेक्स्ट रीजन जो इसका है, इसमें बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर था, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था, जिसके लिए इसके पास कंट्रास्टिंग फॉर्म है। कंट्रास्टिंग फॉर्म या कंट्रास्टिंग ट्रेट होने का मतलब है एक ही कैरेक्टर का अपोजिट फॉर्म। जैसे कि अगर हम बोले हाइट, तो हाइट के लिए हम बोल सकते हैं टॉल या ड्वार्फ। टॉल भी हाइट ही है और ड्वार्फ भी हाइट ही है। तो एक ही कैरेक्टर का ये दो कंट्रास्टिंग अपोजिंग फॉर्म हो गया। या फिर हम बोले फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट दोनों कलर और फ्लावर ही है, लेकिन एक है वायलेट और दूसरा व्हाइट। दैट मींस ये एक ही कैरेक्टर का दो अपोजिंग फॉर्म हो गया। ऐसा 7 कैरेक्टर गार्डन पी प्लांट में, ऐसा 7 कैरेक्टर है जिसके लिए इसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेट है। कैरेक्टर मेंडल गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया
इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि गार्डन पी प्लांट के पास 7 इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट है। दैट मीन्स अगर हम ट्रेट को देखें, कैरेक्टर को देखें, ये स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, इसका जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है ये टॉल और ड्वार्फ होता है। इसी तरह से अगर हम बोले फ्लावर कलर, तो इसका जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है ये होता है वायलेट और वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। पॉड शेप इनफ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन, येलो। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर येलो और ग्रीन। तो ऐसा 7 इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जिसके लिए इसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट इज गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूसेस large number of seeds। यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस कारण से मेंडल गार्डन पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। पहला पॉइंट कि ये बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल होने के कारण से, बायसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण से एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। दैट मींस यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म हो सकता है। और अगर हम आर्टिफिशियल मेथड से चाहें तो यहां क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट था इसका लाइफ स्पेन बहुत कम है। दैट मींस एक ग्रोइंग सीजन में सीड का फॉर्मेशन सब हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो था इसका कि 7 इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था जिसके लिए कंट्रास्टिंग ट्रेट था। और चौथा पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस कर रहा है। मेंडल के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ और फंडामेंटल कंसेप्ट को जानना होगा, जिसमें पहला है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, अगर हम बोलें कि कोई एक प्लांट ए प्लांट है पी प्लांट और कोई बी पी प्लांट है। ए प्लांट अगर हम बोले कि इसके पास टॉलनेस के लिए कैरेक्टर टॉल प्लांट है, जबकि बी प्लांट ड्वार्फ प्लांट है। इस ए प्लांट के एंथर को रिमूव कर लेते हैं। अगर ए प्लांट के फ्लावर के एंथर को रिमूव कर लिए तो सिर्फ इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच गया। दैट मींस सिर्फ इसमें पिस्टिल बच गया। तो यहां हम बोले अभी ए प्लांट फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है और बी का पॉलिन ग्रेन हम यहां से कलेक्ट करके ए के फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपोजिट करवाएंगे। तो बी अभी मेल प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है। ए कैरेक्टर वाला प्लांट फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, बी कैरेक्टर वाला प्लांट मेल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम बोले सेम ए कैरेक्टर वाला प्लांट अभी अगर मेल की तरह बिहेव करने लगे, दैट मींस यहां से हम पॉलन कलेक्ट किए और इसका बी कैरेक्टर वाले प्लांट का यहां पर हम इमेस्क्युलेशन करवा दिए। इमेस्क्युलेशन करवाने का मतलब है एंथर को रिमूव करवा दिए, तो सिर्फ इसमें फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मींस पिस्टिल बच गया और यहां के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डिपॉजिट करवा दिए। तो बी अभी फीमेल की तरह बिहेव किया। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हुआ? अगर दो क्रॉस करवाते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट से, दो क्रॉस करवाते हैं बस सेक्स को अपोजिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस। टू क्रॉसेस
with same characteristics but by opposite sexes is called reciprocal क्रॉस। और नेक्स्ट पॉइंट होता है मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस concerning for single character is called monohybrid cross। क्रॉस concerning for two characters is called dihybrid cross। polyhybrid cross concerning for more than two characters is called polyhybrid क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अगर हम एक कैरेक्टर के लिए क्रॉसिंग करवाते हैं, जैसे कि अगर हम बोले सिर्फ हाइट के लिए क्रॉस करवा रहे हैं, तब इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बोले फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर, दो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवा रहे हैं, तब ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। और अगर दो से ज्यादा कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाते हैं, तो इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। एंड नेक्स्ट टर्म इज, इसके बाद जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो टर्म है प्योर लाइन पी प्लांट। प्योर लाइन पी प्लांट। pea plant that having undergone continuous self pollination and shows a stable trait inheritance and expression over the generation is called
प्योर लाइन पी प्लांट, वो पी प्लांट जिसमें लगातार सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म करवाया गया, जिस कारण से जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ और सिर्फ वो एक ही तरह के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा पा रहा है, एक ही तरह के कैरेक्टर को अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास करवा पा रहा है, तो ऐसे पी प्लांट को हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पी प्लांट। अब हम मेंडल का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। मेंडल क्या किया? मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या एक्सपेरिमेंट था? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सबसे पहले मेंडल क्या किया? तो मेंडल एक प्योर लाइन टॉल प्लांट और प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया। प्योर लाइन प्लांट हम लोग पहले से जानते हैं, वो प्लांट जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही तरह के कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर सकता है, एक ही तरह के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन। तो मेंडल crosses true breeding tall and true breeding dwarf plant he collected the seed obtained as a result of cross and grew them to generate plant of first hybrid generation, which is also called filial first generation or filial first progeny और F1। मेंडल सबसे पहले एक टॉल प्लांट, प्योर लाइन टॉल प्लांट और प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट लिया, उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद जो सीड फॉर्मेशन हुआ, उस सीड को जब ग्रो करवाया, वहां से जो प्लांट ऑब्टेन हुआ, उस प्लांट को बोला गया प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या F1 जनरेशन, फीलियल फर्स्ट जनरेशन या फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी प्लांट। जब वो फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी प्लांट देखा, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या था मेंडल का? ऑब्जर्वेशन जितना भी प्लांट था फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी प्लांट, वो सबके सब टॉल था। ऑल द प्लांट ऑफ F1 वर टॉल। उसमें से एक भी प्लांट ड्वार्फ प्लांट नहीं था, जबकि पेरेंटल जनरेशन में एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया था। इसके बाद मेंडल फिर से जो F1 जनरेशन में प्लांट आया, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ही देन सेल्फ pollinated the plant of F1 generation
and collected the seed obtained as a result of self pollination and grew them to generate F2 generation plant, F2 generation or filial second generation प्लांट। अब जो F2 जनरेशन प्लांट है उसमें देखा कि टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट है। और कौन सा टॉल? तो देखा कि जो पेरेंटल टॉल वो सेलेक्ट किया था स्टार्ट में, जिसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था पेरेंटल टॉल, वो पेरेंटल टॉल वाला कैरेक्टर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन ये तो F1 जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहा था। लेकिन F1 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ वो भी कैरेक्टर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ। दैट मींस यहां पर F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर दिखा। तो F2 जनरेशन प्लांट से क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट both tall and dwarf plant is present in F2 generation in 3:1 रेशियो। जो भी प्लांट F2 जनरेशन में आया उसमें 1/4 प्लांट ड्वार्फ था, जबकि 3/4 प्लांट टॉल था। और वो टॉल और ड्वार्फ दोनों अपने पेरेंटल टॉल और पेरेंटल ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा था। दैट मीन्स नो एनी ब्लेंडिंग or intermixing of character, no any blending or intermixing of character was observed। मेंडल जो F2 जनरेशन या F1 जनरेशन का प्लांट देखा, F1 जनरेशन का प्लांट टॉल था और वो अपने पेरेंटल टॉल को ही रिजेंबल कर रहा था, जबकि F2 जनरेशन में जो टॉल या डॉट प्लांट था वो भी दोनों अपने पेरेंटल जनरेशन को ही रिजेंबल कर रहा था। दैट मीन्स किसी तरह का इंटरमिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं दिखा। ऐसा था कि अगर पेरेंटल जनरेशन में एक टॉल लिए, डॉर्फ लिए, तो दोनों के बीच का हाइट आ जाता तो बोलते कि इंटरमिक्सिंग है, ब्लेंडिंग है। लेकिन ये इंटरमिक्सिंग या ब्लेंडिंग किसी भी जनरेशन में नहीं दिखा। ये काम मेंडल रेसिप्रोकल क्रॉस करके भी और अलग अलग कैरेक्टर के लिए जब क्रॉस करवाया तो सब में इसी तरह का रिजल्ट उसको मिला। हर बार दो कैरेक्टर, दो प्योर लाइन पी प्लांट को क्रॉस करवाया, पी प्लांट को क्रॉस करवाने पर जो सीड मिला, उससे जो प्लांट मिला उसको बोले F1 जनरेशन प्लांट। उसमें सिर्फ दोनों में से कोई एक कैरेक्टर दो ट्रेट के लिए, जब कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए क्रॉस कराया गया तो उसमें से कोई एक ट्रेट सिर्फ F1 जनरेशन में ऑब्जर्व हुआ और F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट 3:1 रेशियो में ऑब्जर्व हुआ। दैट मीन्स किसी तरह का कोई ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर कहीं पर भी किसी भी जनरेशन में नहीं दिखा।
यहां से मेंडल कुछ कंक्लूड किया, और वो कंक्लूड ये किया कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना किसी फॉर्म को चेंज किए पास कर रहा है। He proposed that something was being stably passed down without any changing through the gamete from parent to offspring over the generation. He called that thing factor, which was called gene by Johansen. मेंडल एक ट्रू ब्रीडिंग दैट मीन्स प्योर लाइन टॉल और प्योर लाइन ड्वार्फ का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। वहां से जो सीड ऑब्टेन हुआ और उसको ग्रो करने से जो प्लांट ऑब्टेन हुआ उसको बोला गया F1 जनरेशन और हाइब्रिड फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या F1 प्रोजेनी। उसमें देखा कि जो भी प्लांट है वो सब के सब सिर्फ टॉल है। वापस वो क्या किया, F1 जनरेशन प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो अगला जनरेशन का प्लांट आया उसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट 3:1 रेशियो में आया। और टॉल प्लांट हो या ड्वार्फ प्लांट हो, दोनों अपने पेरेंटल टॉल और पेरेंटल ड्वार्फ को रिजेंबल कर रहा था। दैट मीन्स किसी तरह का ब्लेंडिंग या इंटरमिक्सिंग नहीं दिखा। इसी कारण से मेंडल यहां से कंक्लूड किया कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहा है। और हम लोग पहले से ही जानते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट के फ्यूजन से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन के बाद न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास करवाने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल है जो गैमेट के थ्रू ही जा रहा है, और वो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है। जिस तरीके से था, जो भी कैरेक्टर पेरेंट में था बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैरेक्टर लेकर के ऑफ स्प्रिंग तक पहुंच गया बिना किसी चेंजेस के। और उस चीज को ही मेंडल बोला फैक्टर, जिसको बाद में जोहानसन बोला जीन। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को जीन ही लेकर के जाता है, एस्टेबली बिना किसी चेंजेस के कैरेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पास करवाता है। इसके अलावा मेंडल जो देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट है, लेकिन F2 जनरेशन में वापस से उसी टॉल प्लांट से टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट आ गया। यहां से मेंडल बोला कि इसका मतलब यह है कि वो जीन पेयर में है, और अगर जीन पेयर में है और एक ही कैरेक्टर का कंट्रास्टिंग फॉर्म को कोड कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलील। तो मेंडल बोला कि जीन इसका मतलब
एक कैरेक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाने के लिए जो जीन होता है वो पेयर में होगा। और पेयर में अगर जीन है, अगर वो अल्टरनेट फॉर्म एक ही कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग फॉर्म को कोड कर रहा है, जीन दैट कोड्स contrasting form of same character is called allele, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील। तो मेंडल बोला कि इसका मतलब जीन पेयर में है, और अगर जीन पेयर में है तो गैमीट फॉर्मेशन म्यूसिस से होता है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये जीन, जो एक कैरेक्टर के लिए जो दो जीन था, वो दोनों जीन अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है। और सेग्रीगेशन के बाद गैमीट में एक एक एलील, एक एक जीन पहुंच रहा है। यहां से दो तीन टर्म हमको समझना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेनोटाइप, जेनेटिक combination of any character is called genotype, phenotype, descriptive term for a character is called phenotype। जैसे हम बोले टॉल, एक कैरेक्टर हाइट, उसका एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है टॉल। अगर हम बोले ड्वार्फ, तो सेम कैरेक्टर हाइट के लिए एक डिस्क्रिप्टिव टर्म हुआ ड्वार्फ, तो टॉल है या ड्वार्फ है। या फिर अगर हम फ्लावर कलर में बोले वायलेट या फिर वाइट, तो ये वाइट या फिर वायलेट ये डिस्क्रिप्टिव टर्म है कलर के लिए। और डिस्क्रिप्टिव टर्म किसी भी कैरेक्टर का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फेनोटाइप। नेक्स्ट है होमोजाइगस एलील। पेयर ऑफ आइडेंटिकल एलील is called homozygous allele। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस एलील heterozygous allele paired of different or non-identical allele is called heterozygous allele। तो मेंडल बोला कि
कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना किसी चेंज के पास कर रहा है। और सबको पता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमिट के थ्रू ही वो जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पास कर रहा है। और उसी को मेंडल बोला फैक्टर। और ये दिखा उसको कि F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ प्लांट दोनों है, जबकि F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट आया था। इसका मतलब जो प्लांट टॉल है उसके पास वो भी जीन है जो ड्वार्फनेस को कोड कर रहा है। तो यहां से मेंडल कंक्लूड किया कि इसका मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो पेयर में है, और एक ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एलील। तो हमेशा एलील पेयर में होता है, कंट्रास्टिंग फॉर्म को जो कोड कर रहा है जो जीन उसी को कहते हैं एलील। एलील पेयर में है, ये बात मेंडल बोला। इसके बाद मेंडल बोला कि जो पेरेंटल एलील है, एलील पेयर है, उसका सेग्रीगेशन होता है, वो अलग होता है, एलील पेयर अलग होता है। और गैमिट फॉर्मेशन के टाइम हर एक गैमिट में उसमें से एक एक एलील चला जाता है। दैट मीन्स जिस तरह से अगर हम कॉइन को टॉस करें तो टेल और हेड आने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह से जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो गैमिट में भी 50% प्रोबेबिलिटी के साथ जो वो एलील सेग्रीगेट हुआ वो एलील सेग्रीगेटेड एलील गैमिट में जा रहा है। तो यहां से मेंडल बोला कि जब F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट दिख रहा है, जबकि उसमें तो ड्वार्फनेस के लिए भी एलील है, एलील तो पेयर में है, उसके पास ड्वार्फनेस का भी एलील है, तभी तो F2 जनरेशन में फिर से वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। तो बोला अगर सेम पेयर है, एलील का सेम एलील का पेयर है, तो उस कंडीशन में तो कैरेक्टर एक ही तरह का कैरेक्टर जा रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट एलील प्रेजेंट है किसी भी एलेलिक पेयर में, दैट मींस किसी भी प्लांट में अनआइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल एलील पेयर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जबकि दूसरा कैरेक्टर, दूसरा एलील जो है उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो जो एलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करवा रहा है उसको कहते हैं हम लोग डोमिनेंट एलील, और जो एलील का कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको बोलेंगे हम लोग रिसेसिव एलील। यहीं से मेंडल अपना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है और उसका जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन है उसका वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया। उसको जानने से पहले देखते हैं कि जीन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकल symbol trait that is expressed in F1 generation is represented by capital letter, while other trait that is not expressed in F1 generation is represented
बाय लोअर लेटर ऑफ सेम अल्फाबेट जैसे हम बोले टॉल, टॉल और ड्वार्फ दो ट्रेट था, कंट्रास्टिंग ट्रेट हाइट के लिए, और इसमें से टॉल ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ। तो टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल टी का यूज करेंगे, और जो दूसरा ट्रेट जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ ड्वार्फ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल टी का यूज करेंगे, क्योंकि अगर उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बाद में अगर कलर के लिए देखेंगे तो वहां कंफ्यूजन बहुत बढ़ने लगता है धीरे धीरे। इसी तरह से अगर ये एलील का रिप्रेजेंटेशन है, टॉलनेस के लिए एलील कैपिटल टी, ड्वार्फनेस के लिए एलील अगर स्मॉल टी होगा, तो हम अगर जेनोटाइप लिखें, क्योंकि एलील दैट मींस जीन पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो कैपिटल टी एक एलील पेयर हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक एलील पेयर हो सकता है, स्मॉल टी एक एलील पेयर हो सकता है। ये एलील पेयर और ये एलील पेयर, ये सिमिलर एलील पेयर है, और सिमिलर एलील पेयर को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस एलील पेयर, जबकि ये डिसिमिलर एलील पेयर है, और डिसिमिलर एलील पेयर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस एलील पेयर। मेंडल जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें प्योर लाइन टॉल और प्योर लाइन ड्वार्फ का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, वहां से जो प्लांट ऑब्टेन हुआ, उस पॉलिनेशन का जो सीड ऑब्टेन हुआ, वहां से जो प्लांट ऑब्टेन हुआ वो F1 प्रोजेनी था, और F1 प्रोजेनी में सिर्फ टॉल कैरेक्टर दिखा, लेकिन F1 प्रोजेनी प्लांट का जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो वहां से टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट 3:1 रेशियो में आया। यहां से मेंडल बोला कि टॉलनेस भले ही एक्सप्रेस हो गया F1 जनरेशन में, लेकिन इसके पास ड्वार्फनेस के लिए भी एलील है, तभी तो ये ड्वार्फ कैरेक्टर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, और यहीं से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि एलील पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस पेयर्ड एलील में अगर वो डिसिमिलर एलील पेयर है तो उस कंडीशन में कोई एक एलील अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा पाएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील, और जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करवा पाया उसको बोलेंगे रिसेसिव एलील। और मेंडल यहीं से बोला कि F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन, कहीं पर कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो एलील पेयर में जो एलील है वो अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाता है, और दूसरे से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो पेरेंटल एलील पेयर का सेग्रीगेशन होता है, बिल्कुल एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका सेग्रीगेशन होगा और इक्वल फ्रीक्वेंसी में गैमीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक टॉल प्लांट अगर हम बोले वो मेल प्लांट ही है, और दूसरा फीमेल प्लांट अगर हम बोले वो ड्वार्फ प्लांट है, इस दोनों का पहले क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। ये है पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। यहां से जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन में ये जो एलील पेयर है, पेरेंटल एलील पेयर है, इसका सेग्रीगेशन होगा और इसका इक्वल फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर दो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, एक में कैपिटल टी तो दूसरे में कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दूसरा किसी एलील
के जाने का। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्मॉल टी का सेग्रीगेशन हुआ, ये दोनों का सेपरेशन हुआ, एक में स्मॉल टी दूसरे में स्मॉल टी, ये है गैमेट। और यहां से जब गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन भी रिप्रोडक्शन में पहले ही पढ़े हैं हम लोग कि गैमेट का फ्यूजन भी एक रैंडम प्रोबेबिलिटी होता है कौन गैमेट किससे फ्यूज करेगा। दैट मीन्स हो सकता है कि ये गैमेट इससे फ्यूज कर जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये गैमेट इससे फ्यूज कर जाए। हो सकता है ये गैमेट इससे फ्यूज करे या फिर ये गैमेट इससे फ्यूज कर जाए। तो यहां से जब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज करता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां जेनोटाइप आया, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। हर एक जेनोटाइप सेम है, एक जैसा जेनोटाइप है, और यही जो है F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। F1 जनरेशन में तो मेंडल को सिर्फ टॉल दिखा, इसका मतलब ये दोनों एलील जब डिसिमिलर एलील है तो उसमें से सिर्फ एक एलील अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा पाता है, और यहां पर कैपिटल टी दैट मींस टॉल अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाया है। ये सब के सब प्लांट है टॉल। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है यहां पर ये है जेनोटाइप, जबकि इसका जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है टॉल, ये हुआ इसका फेनोटाइप, ये चारों टॉल है। इसके बाद F1 जनरेशन प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। तो हम फिर से यहां से F1 जनरेशन प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। F1 जनरेशन में जो प्लांट ऑब्टेन हुआ उसका जेनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। दोनों सेम प्लांट, एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जब डिपॉजिट कराया गया उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। वहां से जो सीड ऑब्टेन हुआ, तो सीड ऑब्टेन करने के लिए पहले तो हम लोग को यहां से F1 जनरेशन प्लांट का गैमेट देखना होगा। और गैमेट मेंडल बोला कि मियोसिस से फॉर्म होता है, गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है, हम लोग जानते हैं। और मेंडल बोला कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में पेरेंटल एलील पेयर का सेग्रीगेशन होता है और गैमेट में इक्वल फ्रीक्वेंसी में एलील का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर यहां दो गैमेट देखें तो एक गैमेट में अगर कैपिटल टी यहां से सेग्रीगेट होकर के आया, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी सेग्रीगेट होकर जाएगा। इसी तरह से यहां पर अगर एक गैमेट में कैपिटल टी सेग्रीगेट हो गया तो दूसरे में स्मॉल टी सेग्रीगेट होकर के जाएगा। फिर से गैमेट का फ्यूजन एक रैंडम प्रोबेबिलिटी यहां पर कैपिटल टी से भी फ्यूज कर सकता है और स्मॉल टी से भी फ्यूज कर सकता है। ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से भी फ्यूज कर सकता है, इस स्मॉल टी से भी फ्यूज कर सकता है। तो यहां से जो जेनोटाइप आया अगले जनरेशन के प्लांट का वो है कैपिटल टी, या यहां से देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में 3 जेनोटाइप दिख रहा है क्लियरली। दो जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो होमोजाइगस है, और होमोजाइगस एलील पेयर है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, एक ही तरह का कैरेक्टर के लिए एलील ही है तो एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस ही होना है। लेकिन यहां पर दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए एलील है, लेकिन अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए एलील हो दैट मीन्स अगर डिसिमिलर एलील हो, उस कंडीशन में सिर्फ एक एलील अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। और यहां पर कैपिटल टी दैट मीन्स टॉल के लिए जो एलील है वो डोमिनेंट होता है। तो ये तो टॉल है ही, इसके अलावा ये दोनों भी टॉल प्लांट होगा, जबकि ये ड्वार्फ प्लांट है। तो ये है 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट। अगर रेशियो ऑफ फेनोटाइप देखा जाए, रेशियो ऑफ फेनोटाइप मींस डिस्क्रिप्टिव टर्म, हाइट के लिए जो डिस्क्रिप्टिव टर्म हो सकता है वो टॉल और ड्वार्फ ही होगा। तो यहां पर टॉल और
ड्वार्फ का देखा जाए रेशियो ऑफ फेनोटाइप, ये है टॉल इज टू ड्वार्फ, ये होगा 3:1। लेकिन अगर रेशियो ऑफ जेनोटाइप देखा जाए, यहां पर 3 अलग अलग टाइप का जेनोटाइप है। एक है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा है स्मॉल टी। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। तो F2 जनरेशन में यही जेनोटिपिक रेशियो आया। F1 जनरेशन में जो प्लांट ऑब्टेन हुआ था वो टॉल है, या फिर कोई भी प्लांट जो टॉल है उसका जीनोटाइप क्या है, इसको जानने के लिए मेंडल टेस्ट क्रॉस भी करवाया। तो इसके आगे का जो भी हम लोग जानेंगे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, दैट मींस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, अगर देखें मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा पनेट स्क्वायर्ड से भी इसका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे, और बाइनोमियल से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब के सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस भी अगले वीडियो लेक्चर में ही सीखेंगे। थैंक यू।